देखिए, ये बात तो सच है कि दुनिया पैसे से चलती है। पैसा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप अपनी वेल्थ को अपने बैंक अकाउंट में पड़े पैसे से तोलते हैं? क्या आप तभी खुश होंगे जब आपके पास $1 मिलियन होंगे? भाई, पैसा बेशक सारी दुनिया को चलाता है, लेकिन वेल्थ और प्रोस्पेरिटी आपको अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की आजादी और सुकून देती है। और इन्हीं कुछ बातों को लेकर के प्रस्तुत है आज की बुक समरी, द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ, अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विथ मनी एंड अचीव प्रोस्पेरिटी, जिसे लिखा है डॉक्टर चार्ल्स रिचर्ड्स ने। डॉक्टर चार्ल्स रिचर्ड्स एक साइकोथेरेपिस्ट, ऑथर, स्पीकर और एजुकेटर हैं। उन्होंने फॉर्च्यून 100 कंपनी के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव को मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स में 10 साल ट्रेनिंग दी है। उनके क्लाइंट की लिस्ट में IBM, जनरल मोटर्स, सोनी, एप्पल, मोटोरोला और होंडा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। इसके अलावा चार्ल्स दुनिया के अलग अलग देशों में सेमिनार, लेक्चर और वर्कशॉप वगैरह भी कंडक्ट करते रहते हैं। तो अगर आप अभी तक अपनी वेल्थ की डेफिनेशन डिसाइड नहीं कर पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, तो फिर आइए इस बुक समरी की शुरुआत करें और वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को सही मायनों में समझें। शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ। क्या वेल्थ की कोई फिक्स डेफिनेशन हो सकती है कि इतना पैसा तो इंसान के पास होना ही चाहिए? कुछ अमीर लोग हमेशा क्यों डरते रहते हैं कि कहीं उनकी सारी दौलत ना चली जाए, जबकि गरीब आदमी को कभी इस बात की टेंशन नहीं होती। उसके पास जो है वो उसी में खुश रहता है। तो आखिर क्या फर्क है एक अमीर आदमी की सोच में और एक गरीब आदमी की सोच में? वेल्थ और सक्सेस को लेकर सबका नजरिया अलग है क्या, या हर इंसान का पैसे के साथ रिश्ता अलग है? पैसे को लेकर आपका जो एटीट्यूड या नजरिया है वो फाइनेंशियल स्टेटस पर डिपेंडेंट नहीं है। ये समरी आपको अमीर और सक्सेसफुल लोगों की कहानी बताएगी, जिनकी शुरुआत काफी मामूली और आम माहौल से हुई थी, लेकिन हालात ने उन्हें जो कुछ भी सिखाया, उन वैल्यूज के दम पर और रिस्क लेकर, खुद को दांव पर लगाकर, उन्होंने अपने लिए वेल्थ की डेफिनेशन खुद क्रिएट की। इस समरी में आप सीखेंगे कि वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के लिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसा करके आप वेल्थ की अपनी खुद की डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो वेल्थ के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाने में आपकी जर्नी का पहला स्टेप होगा। आप वेल्थ की साइकोलॉजी के एलिमेंट्स के बारे में भी जानेंगे, जिसमें हमारी सेल्फ एस्टीम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, अचीवमेंट्स, डिटर्मिनेशन और अपने चैलेंजेस से बाहर निकलना जैसी चीजें शामिल हैं। यह आपको सिखाएगी कि अपना पैशन और ड्रीम खुद कैसे ढूंढना है, और यहां से आपको एक क्लियर पिक्चर दिखना शुरू हो जाएगी कि आप कहां जाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि अपनी लाइफ की इस कार की ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं। आज के टाइम में हमें दुनिया भर के फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इकोनॉमिस्ट, यहां तक कि यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो 100 तरीके से बता देंगे कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, कहां खर्च करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट और सेव करना चाहिए। लेकिन इस समरी का मकसद आपको और ज्ञान देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको बताएगी कि अपनी लाइफ में एक सेंस ऑफ एबंडेंस कैसे लाया जाए और कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ का पर्पस ढूंढा जाए। ये समरी उन लोगों की कहानी बताएगी जिनसे हम अपने अंदर सेंस ऑफ वेल्थ और प्रोस्पेरिटी अचीव करना सीख सकते हैं। तो क्या अब आप पैसे को समझने और उसके साथ अपना रिश्ता बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो ये समरी आपको एक अमीर और एक भरपूर लाइफ एंजॉय करने में मदद करेगी। तो आइए इस लर्निंग एंड एबंडेंट जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, हाउ डू वी डिफाइन वेल्थ। पैसों की साइकोलॉजी की शुरुआत हमारे बचपन में ही हो जाती है, जो हमें अपनी फैमिली वैल्यूज से और प्रिंसिपल्स के द्वारा मिलती है। अगर देखा जाए तो असल में ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे के दुनिया को देखने के नजरिए को शेप देने में हेल्प करते हैं। पैसों की असली साइकोलॉजी ये नहीं है कि कोई बच्चा कितने बड़े घर में रहता है या कितनी बड़ी गाड़ी में स्कूल जाता है। पैसों की असली साइकोलॉजी किसी इंसान के फाइनेंशियल स्टेटस, उसके हालात या एसेट्स पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये उसके पर्सनल वैल्यूज पर बेस्ड है, यानी वो किस तरह के माहौल में बड़ा हुआ है। लेटिसिया सैन मिगेल एक ऐसी फैमिली से थी जो उसके अंदर बचपन से ही सेल्फ वर्थ यानी खुद की अहमियत को समझने की भावना पैदा करने को इंपॉर्टेंस देती थी। उसे कई मौकों पर यह सुनने को मिलता था कि तुम ये नहीं कर सकती हो या वो नहीं कर सकती हो,
क्योंकि तुम एक लड़की हो। लेकिन लेटिसिया ने रिस्क लिया और हमेशा खुद पर भरोसा करती रही। अपने हार्डवर्क और फोकस के दम पर उसे यकीन हो गया था कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और अपनी हर अचीवमेंट के साथ उसके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ की भावना बढ़ती चली गई। लेटिसिया की सक्सेस उसकी फाइनेंशियल वेल्थ से नहीं बल्कि उसके स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ की फीलिंग से बनी थी। वो उन लोगों में से नहीं है जो अपनी खुशियों, अपने सपनों के लिए कुर्बानी देते हैं। उसके लिए पैसा अपनी लाइफ के साथ दूसरों की भी लाइफ इंप्रूव करने का और उनकी सेवा करने का बस एक जरिया है। लेटिसिया ने यह सब अपनी कड़ी मेहनत और पैशन के दम पर अचीव किया है। कई साल बाद स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उसने टेक्सास के लोगों की 5 टर्म्स में सेवा की। ऐसा ही सबके साथ होना चाहिए। सबको खुद अपने लिए पैसों को डिफाइन करने का मौका मिलना चाहिए, और ये हम तब कर पाएंगे जब हम पैसों को लेकर अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस थॉट्स को चेक करेंगे। इंसानों में जो इतनी डाइवर्सिटी है, उसके हालात, बैकग्राउंड, वैल्यूज, उसकी अपब्रिंगिंग और उसके सपने, ये सब मिलाकर फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर एक सिंगल अप्रोच बनाना न सिर्फ नामुमकिन है बल्कि बेतुका भी है। जितना बेस्ट आप अपनी सक्सेस डिफाइन कर सकते हैं, उतना और कोई नहीं कर सकता। फाइनेंशियल एसेट्स वेल्थ को मेजर करने का सही तरीका नहीं है। बेशक सोसाइटी आपको यह मानने के लिए मजबूर करती रहे, इसके मायने अपने एसेट्स की अकाउंटिंग करने से कहीं ज्यादा हैं। इसे हम लॉटरी विनर्स का एग्जाम्पल लेकर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ की नॉलेज न होने की वजह से कितने ही लॉटरी जीतने वाले लोग दिवालिया हो चुके हैं। जो लॉटरी विनर्स किसी तरह अपनी कमाई बचाने में कामयाब रहे और अपना पैसा ग्रो करने का तरीका निकाल पाए, असल में उनके अंदर लॉटरी जीतने से पहले ही एक सॉलिड इमोशनल फाउंडेशन थी। आज न जाने कितने ही लोग अपनी लाइफ से दुखी हैं और पैसे की कमी के लिए हालात का रोना रोते हैं। अगर कभी उनकी लॉटरी लग जाए तो उन्हें लगता है कि सब परफेक्ट हो जाएगा, अब उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे और लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी। लेकिन लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। यहां तक कि अमीर से अमीर लोग भी प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस करते हैं। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, फिर चाहे आप कितने ही स्मार्ट या किस्मत वाले क्यों ना हों। अगर आप इस माइंडसेट के साथ इन मुश्किलों को फेस करते हैं कि आप कभी नहीं हार सकते या दौलत से कभी खाली नहीं हो सकते, तो यकीन मानिए आप चाहे जो भी कर लें पर दिवालिया होने से नहीं बच सकते। लेकिन अगर आप इन मुसीबतों का सामना एक क्लियर हेड के साथ करते हो, बिना किसी घमंड के, तब जाकर आप अपनी असली प्रोस्पेरिटी अचीव कर पाएंगे। रिस्क और फेलियर लोगों को ग्रेट प्रोस्पेरिटी अचीव करने से नहीं रोक सकते। अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो अल्फाबेट में और भी लेटर हैं ट्राई करने के लिए। अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए और अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका फर्स्ट स्टेप होता है वेल्थ और सक्सेस के लिए अपनी खुद की डेफिनेशन डिसाइड करना। नेक्स्ट चैप्टर है द इवोल्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का डेफिनेशन कभी एक सा नहीं रहता बल्कि लगातार बदलता रहता है। टाइम के साथ साथ अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमारा स्टैंडर्ड भी काफी चेंज होता रहा है, और बीते कुछ दशकों से तो इसमें काफी बदलाव आए हैं, और ये बदलाव अभी भी जारी हैं। आज जो चीज हमारे लिए लग्जरी में शुमार है, कल को वही जरूरत का सामान बन जाएगी। इसलिए हम फिर से यही कहेंगे कि वेल्थ को मेजर करने का स्टैंडर्ड लगातार इवॉल्व हो रहा है। हालांकि इन सारे बदलावों में कॉमन चीज एक ही है, एक ज्यादा बेहतर लाइफ जीने की ख्वाहिश। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें यह पता लगाने के और भी मौके मिलते हैं कि वेल्थ के लिए हमारा स्टैंडर्ड आखिर क्या है। बेसिक जरूरतों के जमाने में इंसान की वेल्थ और सक्सेस को इस चीज से तौला जाता था कि उसके पास कितनी जमीन और खेती बाड़ी है। उस वक्त किसी इंसान की जमीन जायदाद से ही उसकी हैसियत का अंदाजा लगाया जाता था। ज्यादा जमीन का मतलब होता था एक बड़ा घर, अच्छी खेती बाड़ी और दूध देने वाले जानवर। फिर उसके बाद बेसिक कन्वीनियंस यानी कि सुविधाओं का जमाना आया, जहां इंसान को लोन मिलने में और भी आसानी होने लगी और नए नए सोर्सेज अवेलेबल हो गए थे। लोन लेना हमेशा से ही अमीरों के लिए रिजर्व रहा था। ये लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा उधार लेते थे और इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर और ज्यादा पैसे कमाते थे। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सिर्फ अमीरों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी लोन दिया जाना चाहिए। बिना लोन के कई लोग कास्ट सिस्टम यानी कि जाति प्रथा में फंस के रह जाएंगे और शायद इससे कभी भी बचकर नहीं निकल सकते।
तो जैसे जैसे क्रेडिट अवेल करने की फैसिलिटी बढ़ती गई, मिडिल क्लास लोगों का स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होता गया। अब मिडिल क्लास का आदमी भी लोन लेकर खुद का बिजनेस कर सकता था। कुल मिलाकर के ये एक बड़ा रेवोल्यूशन था जिसने सबके लिए प्रोस्पेरिटी के दरवाजे खोल दिए थे। सिंगर सिलाई मशीन ने वर्ल्ड की पहली इंस्टॉलमेंट प्लान निकाली थी। दरअसल कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकाली, $1 डाउन, $1 अ वीक। इस पेमेंट स्कीम के जरिए कोई भी सिंगर सिलाई मशीन आसानी से खरीद सकता था। वैसे भी मिडिल क्लास लोगों के लिए एक साथ पूरा पेमेंट करना उनके बजट से बाहर होता था। इसीलिए यह स्कीम उन लोगों के लिए एक गोल्डन चांस था जो खुद का टेलरिंग का काम करते थे या खुद का बुटीक का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। सिंगर सिलाई मशीन टेलर्स को और भी एफिशिएंट बना देती थी। पहले एक शर्ट को बनाने में 14 घंटे लगते थे, लेकिन सिंगर सिलाई मशीन से 1 घंटे में शर्ट बनकर तैयार हो जाती थी। सिंगर सिलाई मशीन हिट हो गई। इसके बाद कई और घर के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों ने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की। उन्होंने कस्टमर्स को इंस्टॉलमेंट क्रेडिट प्रोग्राम ऑफर करना शुरू कर दिया। लोग सामान लेकर जाते और मंथली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पैसा भरते रहते। इससे हुआ ये कि लोग क्रेडिट पर अपनी जरूरतों का हर सामान खरीद लेते थे और इस तरह उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होने लगा था। अब क्योंकि रोजगार के नए मौके लोगों को मिलने लगे थे, इसलिए लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ गई थी। आज के टाइम की अगर बात करें तो ज्यादातर लोगों के पास बेसिक जरूरतों का हर सामान है। यहां तक कि यूएस सेंसस ब्यूरो ने जिन्हें गरीब करार दिया है, उनके पास भी जरूरत की हर चीज है। इससे पता चलता है कि बीते कुछ दशकों के मुकाबले आज सोसाइटी में सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। किसी जमाने में जो लग्जरी फैसिलिटी एक अमीर फैमिली एंजॉय किया करती थी, उससे कहीं बढ़कर चीजें आज आपको एक एवरेज अमेरिकन घर में मिल जाएंगी। तो यानी यार्डस्टिक या स्टैंडर्ड काफी आगे तक बढ़ गया है। लेकिन क्या प्रोस्पेरिटी की इस बढ़ोतरी ने हमारे सेटिस्फैक्टरी लाइफस्टाइल की उम्मीदों में गड़बड़ी पैदा की है? ये स्ट्रेच हमारे ग्रो करने और जहां हम हैं वहां से आगे पहुंचने की इच्छा को दिखाती है। और हो भी क्यों ना, आखिर यही तो इंसान की फितरत है कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। इंसान को आसमान छूने की ख्वाहिश है, लेकिन असली चैलेंज है जमीन से जुड़े रहना और अपने सपनों और गोल्स को लेकर अवेयर रहना। हमें आज के इस मीडिया की चकाचौंध के दौर से बचकर रहना चाहिए, जो हमें ज्यादा कमाने और ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का लालच देता है। इस बात की इंपॉर्टेंस को समझने के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, सेल्फ एस्टीम एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन वेल्थ। एक अच्छी, अमीर और भरपूर जिंदगी जीने के लिए हमें कॉन्शियस रहना होगा कि हम कौन हैं और लाइफ में असल में चाहते क्या हैं। ऐसा करने के लिए हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम की फीलिंग होना जरूरी है। कई लोग ये मानते हैं कि सेल्फ एस्टीम पैसे से आती है, लेकिन सच तो यह भी है कि पैसा भी तभी होगा जब आपके अंदर सेल्फ एस्टीम होगी। रुपए पैसे से अपनी सेल्फ वर्थ तोलने का मतलब है एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ना जिसका कोई अंत नहीं है। आप चढ़ते चढ़ते थक जाओगे, पर यह सीढ़ी कभी खत्म नहीं होगी, यानी आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। सेल्फ वर्थ को वेल्थ से कंपेयर करने वाले लोग लाइफ में हमेशा नाखुश और असंतुष्ट रहते हैं। पैसों की साइकोलॉजी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट की साइकोलॉजी है। सोसाइटी के रूल्स हमें बताते हैं कि वेल्थ का मतलब पैसा और एसेट्स है, लेकिन असल में यह साइकोलॉजिकल वैल्यूज पर डिपेंड करता है। सेल्फ एस्टीम को आप कॉन्शियसनेस का इम्यून सिस्टम मानकर चलें। एक हेल्दी इम्यून सिस्टम होने का यह मतलब नहीं है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, बल्कि आप कम बीमार पड़ेंगे और अगर पड़ेंगे तो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी तरह स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत देती है। अगर सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग होगी तो इंसान साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ अचीव कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी मोटिवेशन आ जाएगी कि वो आगे बढ़ने के लिए कोई भी जरूरी रिस्क को लेने को तैयार हो जाएगा, बल्कि उसके रास्ते में कितनी ही रुकावटें हों या उसे बार बार ठोकर लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बेशक उनके पिता बिजनेस करने के लिए पैसा कम छोड़कर गए थे, लेकिन उन्हें एक इंपॉर्टेंट सीख दे गए थे। अमीर होने का सिंपल सीक्रेट यह है कि जो काम आपको पसंद है उसे खूब मेहनत के साथ करो। जब आप अपने काम से प्यार करोगे तो मेहनत भी खूब करोगे और कोशिश करते रहोगे, जो आखिर में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा।
सेल्फ कॉन्फिडेंस अटलता के साथ डटे रहना और अपने काम के प्रति पैशन फील करना, ये वो चीजें हैं जो अपने गोल्स तक पहुंचने में आपको मदद करेंगी। नेथन को गाने का बड़ा शौक था, हालांकि वो बेहद बेसुरा सिंगर था। जब वो ड्राइविंग करते वक्त गाता तो उसके दोस्त उसकी बेसुरी आवाज से इतने तंग आ जाते कि धीरे धीरे उन्होंने उसके साथ ट्रेवल करना ही छोड़ दिया। फिर करीब 1 साल के बाद उसके फ्रेंड्स उसके साथ फिर से कार राइड पर निकले, लेकिन इस बार उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने नेथन को किसी प्रोफेशनल सिंगर की तरह एकदम सदी हुई आवाज में गाते सुना। नेथन को गाने का शौक तो पहले से ही था, बस उसकी आवाज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर सिंगिंग का इतना जबरदस्त पैशन था कि उसने दिन रात प्रैक्टिस करके अपनी वॉइस क्वालिटी इंप्रूव कर ली थी। इसके कुछ ही दिनों बाद उसने एक बैंड ज्वाइन कर लिया और उसमें बतौर लीड सिंगर गाने लगा। ये थी नेथन के सिंगिंग करियर की शुरुआत। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोग उसकी आवाज के दीवाने हो गए। जहां जहां वो अपने बैंड के साथ टूर पर जाता, लोग तालियों से उसका स्वागत करते। लेकिन सेल्फ एस्टीम कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम किसी को दे दें, ये तो हम खुद के एक्सपीरियंस से अचीव करते हैं। सेल्फ एस्टीम को अक्सर एक ऐसी चीज के रूप में डिफाइन किया जाता है जो हमें खुद के बारे में पॉजिटिव फीलिंग देती है, लेकिन असली सेल्फ एस्टीम तभी आती है जब हम अपने फेलियर से उभर कर अपने गोल्स को अचीव करते हैं। लिविंग कॉन्शियसली, हम लोन पर पैसा लेकर खर्च करने की सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठे हैं, जिसके चलते आज इतने सारे लोग कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं। एक टाइम था जब क्रेडिट ने हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाने में और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक फ्यूल का काम किया था, लेकिन प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जब लोगों ने इस फैसिलिटी का अंधाधुंध फायदा उठाना शुरू कर दिया। कर्ज का बोझ हम पर न पड़े, इसके लिए हमें कुछ भी खरीदने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए कि क्या वाकई हमें उधार लेना चाहिए। वो चीज आपके लिए जरूरत का सामान है या लग्जरी? क्या उस सामान को खरीदने से आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है? क्या ये ऐसी चीज है जिससे आपको और पैसे कमाने का मौका मिल सकता है? ये सारी चीजें कॉन्शियस फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में काम आती हैं, जिसकी प्रैक्टिस हमें जरूर करनी चाहिए। बात जब पैसे खर्च करने और उधार लेने की हो तो हमें अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा। इस बैलेंस को हम एक पेंडुलम से लिंक कर सकते हैं। एक साइड हमें यह चीज अवॉइड करनी होगी कि हम इतना ज्यादा भी खर्च ना करें कि हमें स्ट्रेस हो जाए, नहीं तो हम अनकॉन्शियस खर्चे और लोन लेने के एक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को रोक देगा, क्योंकि तब हमारे पास और खर्च करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, यहां तक कि बेसिक जरूरतों के लिए भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ इंसानों का नेचर ऐसा है कि वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हद से ज्यादा कदम उठा लेता है या हद से ज्यादा भरपाई करने की कोशिश करता है। पास्ट में की गई गलतियों को सुधारने के लिए हम कई बार बेल्ट कुछ ज्यादा ही कस लेते हैं, जिससे फ्यूचर में और भी नुकसान उठाना पड़ता है। बॉब मस्टर एक डेंटिस्ट हैं, जिसे अपने वर्क फील्ड में इस प्रॉब्लम का इफेक्ट साफ साफ नजर आता है। अगर हम अपने दांतों की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस केयर करें तो ये लॉन्ग रन में ज्यादा फायदेमंद और सस्ता होता है, क्योंकि हमारे दांत लंबे टाइम तक हेल्दी बने रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने दांतों की प्रिवेंटिव केयर नहीं करेंगे तो होगा ये कि हमें दांतों की वजह से जिंदगी भर हेल्थ प्रॉब्लम आती रहेंगी, जिसके लिए हमें और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम बैलेंस बनाकर चलें। पेंडुलम के एक तरफ ज्यादा झुकेंगे तो हमें ओवर स्पेंडिंग और ओवर बोरोइंग का नुकसान झेलना पड़ेगा। इस पेंडुलम का एग्जाम्पल हम खुद में सेव वर्सेस इन्वेस्ट करना के कॉन्सेप्ट में भी यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचकर डरते हैं कि अगर उन्हें फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई तो उनके पास इतनी सेविंग नहीं होगी कि वो सरवाइव कर सकें। यही वो पॉइंट है जहां फ्यूचर के लिए सेव करने की इंपॉर्टेंस की बात आती है। पैसे सेव करना एक प्रैक्टिकल हैबिट है, जो कि असल में बड़ी अच्छी हैबिट है। देखा जाए तो इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। आपका बचाया हुआ पैसा कल को आपके ही काम आएगा। लेकिन सेविंग का सेल्फ एस्टीम बढ़ाने पर उतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ता जितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रो करने का और न्यू पोटेंशियल डिस्कवर करने पर पड़ता है। अमीर होने का यह मतलब नहीं है कि हमारे पास खूब सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, महंगे गैजेट, गाड़ियां वगैरह हों। अगर इन सारी ऐशो आराम की चीजों को खरीदने पर हमारा कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है
तो ये बात तय है कि कभी ना कभी हम भी कर्जे के बोझ तले डूब सकते हैं। हालांकि रिस्क लेने से डरना या जो कुछ है उसी में सेटिस्फाइड रहो वाला माइंडसेट भी हमें लाइफ में ग्रो नहीं करने देगा। इससे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करेंगे। यानी ये दोनों ही तरह के एक्सट्रीम माइंडसेट हमें अवॉइड करने होंगे, क्योंकि इनका नेगेटिव इंपैक्ट न सिर्फ हम पर बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इस पेंडुलम में एक बैलेंस पॉइंट ढूंढ लें। नेक्स्ट चैप्टर है आई एम गोइंग थ्रू अ फेज। आजकल टाइम बड़ी महंगी चीज हो गई है जो किसी के पास नहीं है। बचपन में हमारे पास टाइम ही टाइम होता था, दिन जैसे खत्म ही नहीं होते थे और एक साल तो जैसे एक लंबी सड़क की तरह खिंचता चला जाता था, क्योंकि बच्चे इतने मासूम और केयरफ्री होते हैं कि वो सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं। उनके लिए पास्ट या फ्यूचर कोई मायने नहीं रखता। पर आजकल किसी भी चीज के लिए टाइम निकालना दिन ब दिन चैलेंजिंग होता जा रहा है, क्योंकि आज हमारे पास दुनिया भर के गैजेट्स हैं जो हमें लगातार डिस्ट्रैक्ट किए रहते हैं। आज सबके लिए मल्टीटास्किंग नॉर्मल सी बात हो गई है। दिन रात हम शोरगुल से इतना घिरे रहते हैं कि कुछ शांत और सुकून के पल बड़े नसीब से मिलते हैं। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी लाइफ पर एक नजर डालनी होगी कि आज हम कहां खड़े हैं और यहां से हमें आगे कहां जाना है। जब हम अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे तो पाएंगे कि हर इंसान अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के अलग अलग फेज से गुजरता है जो यूनिवर्सल होते हैं। ये 4 फेज हैं: लर्निंग, क्रिएटिंग, परफेक्टिंग और फ्रीडम। और चारों उम्र के इसी ऑर्डर में हमारे सामने आते हैं। ये फेज एक साथ एक ही समय में भी आ सकते हैं और लाइफ में कभी भी रिपीट भी हो सकते हैं। लर्निंग का मतलब है कुछ नया सीखना या नए आइडियाज के लिए माइंड को खुला रखना, यानी हर नई चीज को सीखने के लिए उत्सुक होना और स्पंज की तरह एक्सपीरियंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। फाइनेंशियल लेंस से देखें तो यह तब होता है जब हम नई जॉब या नया करियर शुरू करते हैं। क्रिएटिंग का मतलब है और ज्यादा मैच्योर स्पेस में जाना और बड़ी जिम्मेदारियां लेना। इसके बाद हम और ज्यादा इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं या फिर शादी करके खुद की फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। इस फेज में हम पैसा कमाते हैं और सेविंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं। क्रिएटिंग ही वो फेज है जहां हम खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। परफेक्टिंग वो फेज है जहां हम अपने लिए ऑलरेडी एक रास्ता चूज कर चुके होते हैं और अपने पैरों पर खड़े होते हैं। ये हमारी लाइफ का प्राइम टाइम है, जब हम अपने काम में या जॉब में मास्टर बन चुके होते हैं और अपनी फुल पोटेंशियल पर काम कर रहे होते हैं। अब आता है फाइनेंशियल फेज, फ्रीडम। ये वो फेज है जब फुल टाइम जॉब करने की मजबूरी से छुटकारा पा चुके होते हैं। ये वो टाइम होता है जब हम अपनी उस मेहनत का पूरा फायदा ले रहे होते हैं जो हमने पहले ही फेज में की थी। इस फेज में आकर हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मर्जी हो तो दुनिया घूमें या कोई नई हॉबी अपनाएं या अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, यानी हमारी लाइफ हमारी मर्जी। ये चारों फेज फ्लूइड हैं जो हमारी लाइफ के किसी भी पॉइंट पर घट सकते हैं। कोई भी किसी उम्र में कुछ भी स्टार्ट कर सकता है, जैसा माइकल स्टर्न ने किया था। माइकल तब अपने मिड 30s में था। उसके पास एक अच्छी जॉब थी, उसे अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन फिर भी वो दुखी था। कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन उसका असली पैशन था। उसने एक दिन तय कर लिया कि वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा और अपना सपना जरूर पूरा करेगा। वो एक कायरोप्रैक्टर बनना चाहता था, पेशेंट की रीढ़ की हड्डी को दबाकर बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर। हालांकि ये काम भी अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग था। माइकल ने सबसे पहले तो अपनी जॉब छोड़ी और कुछ लोन वगैरह लिए ताकि स्कूल के खर्चे उठाए जा सकें। उसे एक नया साइकिल स्टार्ट करना था, इसलिए उसने फर्स्ट फेज के साथ शुरुआत की, जो थी लर्निंग। उसके बाद से माइकल एक लाइसेंस्ड कायरोप्रैक्टर बन गया और प्रैक्टिस करने लगा। इस फील्ड में उसने कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में काफी हेल्प की है। आजकल जिससे भी पूछो वो यही कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है। लोग टाइम न मिलने का रोना रोते हैं, लेकिन उन्हें एक बात समझनी होगी कि अगर अभी उनके पास टाइम नहीं है तो कभी भी नहीं होगा। यानी जो करना है आज और अभी करो और अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करो। और अब वक्त है कंक्लूजन का। इस समरी में आपने वेल्थ और प्रोस्पेरिटी की साइकोलॉजी के बारे में जाना। सक्सेस कोई भी अचीव कर सकता है। हमारी सक्सेस सिर्फ हमारे फाइनेंशियल स्टेटस या मटेरियलिस्टिक सामान से डिसाइड नहीं होती। आपने इस समरी में अपने लिए वेल्थ को डिफाइन करना भी सीखा।
एक बार अगर आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बन जाए कि वेल्थ आपके लिए क्या है और वो कितनी होनी चाहिए, तो उसके बाद आपके लिए उस वेल्थ को पाना इजी हो जाएगा। आपने वेल्थ की हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में समझा और यह भी जाना कि कैसे वेल्थ एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के रूप में लगातार इवॉल्व करता जा रहा है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें वेल्थ को अपनी पसंद से डिफाइन करने की फ्रीडम मिलती है। एक भरपूर लाइफ जीने के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि आप खुद अपने ड्रीम को खोजें। आपने जाना कि वेल्थ कभी भी सेल्फ एस्टीम के बगैर अचीव नहीं की जा सकती। वेल्थ ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी को दे दें। ये वो चीज है जिसे हम खुद की मेहनत से हासिल करते हैं। अपने कॉन्शियस लिविंग यानी होश के साथ जीने के बारे में भी समझा। हम लाइफ के बड़े बड़े सपने देखते हैं, हमारी उम्मीदें काफी बड़ी होती हैं, लेकिन हमें ये सब जमीन पर रहकर प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और हमें अपने खर्चों और उधार लेने की हैबिट को कंट्रोल करना सीखना होगा। वेल्थ के कई फॉर्म हो सकते हैं। ये एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट है। असल में वेल्थ को मेजर करने का स्टैंडर्ड लगातार बदल रहा है। इसका मतलब है कि हम अपने लिए वेल्थ का कॉन्सेप्ट खुद डिसाइड कर सकते हैं और अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं। हम भी एक अमीर जिंदगी जी सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के पीछे भागने से हमारी लाइफ को कोई वैल्यू या मीनिंग नहीं मिलने वाला और न ही हमें बहुत कुछ अचीव करने की फीलिंग महसूस होगी, बल्कि इसके बजाय अगर हम अपनी लाइफ में एक मीनिंग या कोई ऊंचा मकसद ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी वो हमारे लिए वेल्थ लेकर आता है और हम सच्चे मायनों में अमीर बन सकते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस समरी को पढ़ने और सुनने वाले गिगलर्स इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझेंगे और इससे मिलने वाली लर्निंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे।